हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज प्रैक्टिस सेट 12 है। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट है उसका एक सुपर फास्ट रिवीजन कर चुके हैं। इससे पहले कि हम 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उनकी एक प्ले लिस्ट बनी है। तो अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो सबसे पहले आप उनको कंप्लीट कीजिए। इसके लेते लेते उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। और हम बता दें आपको इस क्लास की और आप उन सभी क्लासों की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एसएससी के और यूपी पुलिस की जो जीएस है वो इसी से आएगी और आप इसी से तैयार कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर ऐसी तरीके। तो प्रैक्टिस सेट 12, उससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 11 थे उसके 5 रिवीजन क्वेश्चंस जो हैं उनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2026 में एशियन गेम्स कहाँ होंगे? तो कहाँ होंगे? नागोया जापान में होंगे। कहाँ? नागोया जापान में। कला रामनाथ का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो ये वायलिन से संबंधित है। नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो एमजे अकबर की पुस्तक है। श्री सेलम बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? तो सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। अब पहली कौन सी है? हेरल्ड डोमंड मॉडल पर, और दूसरी किस पर है? तो पीसी मालिनोविस के मॉडल पर आधारित है। तो प्रैक्टिस सेट 12 का पहला क्वेश्चन है ठुमरी संगीत में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी किससे संबंधित है? तो ठुमरी कथक से संबंधित है। किससे? कथक से संबंधित है। और कथक के जो कुछ मुख्य घराने हैं, जैसे पटियाला घराना हुआ, बनारस घराना हुआ और लखनऊ घराना हुआ, किससे संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित हैं। और कथक मतलब अगर पूछा जाए ठुमरी के प्रमुख तो ठुमरी के प्रमुख कलाकार जो हैं तो गिरजा देवी हुई ठुमरी की रानी, बेगम अख्तर हुई, शोभा शोभा गुट्टू हुई और निर्मला देवी। ये किससे संबंधित है? तो ये ठुमरी से। और एक क्वेश्चन पूछा है कि ठुमरी की रानी द क्वीन ऑफ ठुमरी किसे कहा जाता है? तो गिरजा देवी को कहा जाता है। आगे देखते हैं। और कथक कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन है चरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य जो है वो किस जनजाति की महिलाएं मनाती हैं? तो गुर्जर जनजाति की महिलाएं मनाती हैं। और ये चरी कहाँ मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। इसी प्रकार जैसे मोरिया मांदल है, ये कौन सी? तो ये गरसिया जनजाति मनाती है राजस्थान की। गैर बहुत पूछा जाता है। गैर जो है, गैर कौन मनाता है? तो भील जनजाति राजस्थान की। रतवई नृत्य मेवाती जनजाति राजस्थान की। और पूछता है पनिहारी संक्रिया और कालवेलिया। कालवेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए, यानी कि यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालवेलिया जो नृत्य है वो कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है और कालवेलिया जनजाति द्वारा ही मनाया गया। क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है क्योंकि 2010 में इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। और प्रमुख नाम अगर पूछा है कालवेलिया का दूसरे नाम से किस नाम से? तो गुलाबो सपेरिया के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए कालवेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कर्नाटक वाद्य यंत्र रंजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है। तो रंजना स्वामीनाथन किस वाद्य यंत्र को बजाती हैं? तो ये मृदंगम से संबंधित है। मृदगम से संबंधित है। मृदंगम से अगर पूछा है उससे कौन कौन संबंधित? तो उमयापुरम और उमयापुरम के शिवरामन किससे संबंधित है? तो मृदगम से संबंधित है। वायलिन से एन के मुरलीधर हुए। बांसुरी से पन्नालाल घोष हुए। बांसुरी से पन्नालाल घोष हुए। बीड़ा से कौन? लालमणि मिश्र हुए। बीड़ा से लालमणि मिश्र हुए। अब इसको कैसे याद करें? लालमणि मिश्र को बीड़ा से, देखो बीड़ा बीड़ा को हम बीन समझ देते हैं, और लालमणि यानी कि सांप की मणि निकालने के लिए क्या बनानी पड़ती है? बीड़ा। तो लालमणि किससे संबंधित है? लालमणि मिश्र कैसे संबंधित? बीड़ा से संबंधित है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है दौल या डोल मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में असम ना दे तो बंगाल या उड़ीसा हो, उनमें से चुन लेना है। और असम के कुछ देखते हैं, जैसे रोंगकर हुआ, बिहू हुआ, मीदम मीफी हुआ, अम्बुबाची। पूछा जाता है अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो ये भी कहाँ लगता है? तो ये भी असम का अम्बुबाची हुआ त्यौहार। और बैसागु हुआ। माजुली द्वीप कहाँ है? तो ये असम में है, तो माजुली द्वीप भी असम में हो गया। और माजुली द्वीप तो कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम में रहता है। बैखो भी कहाँ? असम का हो गया। सॉरी। पांचवा क्वेश्चन है
एन बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी पुस्तक है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और जवाहरलाल नेहरू की कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। इंडियंस फ्रीडम्स किसकी है? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू की। द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये 3 पुस्तकें किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। रीडल्स इन हिंदुज़म, रनाडे, गांधी और जिन्ना, वेटिंग फॉर वीजा, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स, ये किसकी हैं? तो ये बी आर अम्बेडकर की हैं। बी आर अम्बेडकर की हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू, और री डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? तो ये मेघनाथ देसाई की है। किसकी? मेघनाथ देसाई की है। छठवां क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से कौन सी संधि द्वारा अलग होता है? तो ये पाक जल संधि होती है। पाक जल संधि या पाक जलडमरू भी कहा जाता है। तो ये तमिलनाडु यानी कि इंडिया का तमिलनाडु और नॉर्थ श्रीलंका यानी कि जो जाफना द्वीप है उसके बीच में है। ये 136 किलोमीटर लंबी है। और इसको पाक जल संधि नाम कैसे पड़ा? तो रॉबर्ट पाक जो थे इंग्लैंड के गवर्नर, उस समय मद्रास के गवर्नर थे, इंग्लैंड से आए, तो इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा। सातवां क्वेश्चन है, दूसरी दूसरी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर बल दिया? तो पहली पंचवर्षीय योजना ने किस पर बल दिया? तो पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि पर बल दिया। किस पर? कृषि पर बल दिया। और दूसरी ने किस पर? उद्योग पर बल दिया। और दूसरी का कार्यकाल कितना था? तो 1956 से 1961। और पहली का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। अगर आगे देखते हैं, पीसी मालिनोवस के मॉडल पर तैयार कब हुआ? तो याद रखना तैयार कब हुआ? तो तैयार हुआ 1953 में। और परमाणु ऊर्जा आयोग कब स्थापित हुआ? तो 1958 में, इसी के समय, इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किया गया। इसके उपाध्यक्ष कौन से? तो बीटी कृष्णामाचारी थे। इसका बजट पूछा है तो 4800 करोड़ बजट था। और इसमें 3 संयंत्र लगे, भिलाई संयंत्र, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई कहाँ लगा? छत्तीसगढ़ में, रूस की सहायता से। भलाई हमारे इंडिया की भलाई कौन करता है? तो रूस करता है। तो भिलाई का इसकी किसकी सहायता से लगा? तो ये रूस की सहायता से लगा। और दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल। आप ये देखिए कि दुर्गा माँ की पूजा कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? दुर्गा माँ की पूजा हमें जो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होती है। तो दुर्गापुर किसका? वेस्ट बंगाल, ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला कहाँ लगा? उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या लगा? राउरकेला, जर्मनी की सहायता से। आठवां क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलें कौन है? जो जुलाई में बोई जाती हैं, लगभग जिनमें कम पानी लगने लगता है, वो कौन सी फसल होती है? खरीफ की। जैसे कपास हुआ, जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता है, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, सोयाबीन, तूर, दाल, मूंग, जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, वे कहाँ लगते हैं? खरीफ की फसलें। ऐसे ही 9वां क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सैंडल पीक जिसे कहते हैं, ये अंडमान में भी उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा शिखर है। अगर पूछा है देवमाली कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। और कलसूबाई कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है कलसूबाई। और फोंगपुर कहाँ का है? मिजोरम का है। इसी प्रकार पूछा जाए आपसे दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट हैरिएट है। और ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट धुली धुलियर है, धुलियर। आगे मुझे 10वां क्वेश्चन है, भारत में किसके पास किसी अपराधी को दंड देने की क्षमा या प्रतिलंबन करने या कम करने की शक्ति होती है? तो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 72 के तहत और उपराष्ट्रपति 161 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति को 2 विशेष अधिकार होते हैं, कोर्ट मार्शल भी एक खत्म कर सकते हैं, मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन कहता है, किस आर्टिकल में भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाएं कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी? तो आर्टिकल 77 के तहत। आर्टिकल 81 में लोकसभा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 79 में कौन सी है? संसद। इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे सरला यानी कि 79, 80 और 81, यानी कि 7 से संसद, R से राज्यसभा और L से लोकसभा। अब आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन है, मगध महाजनपद नदियों से घिरा था। किस नदियों से, कौन सी नदियों से मगध जनपद घिरा था? महाजनपद। तो गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। मगध की राजधानी कौन सी थी? पहले राजगिरह थी, फिर गिरिब्रज हुई, फिर आखिरी में कौन सी होगी? पाटलिपुत्र हुई। संस्थापक कौन है मगध का? तो बृहद्रथ है। आगे पूछा जाए कि 13वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में किन
किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? किसे जाना जाता था? बंदगान, बंदगान के रूप में जाना था। सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलाम, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलामों को बंदगान के रूप में जाना था। इसी प्रकार पूछा जाता है कि न्याय विभाग का प्रमुख कौन? तो दीवान ए कजा। शाही पत्राचार का प्रमुख कौन? दीवान ए इंसा। और विदेशी मामले के लिए प्रमुख कौन था? दीवान ए रियालत। और सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? दीवान ए आजिज आरिज। और धर्म विभाग का प्रमुख कौन था? शरद उस सुदूर। 14वां क्वेश्चन है 1925 में काकोरी कांड में किसे फांसी सुनाई गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। तो 4 लोगों को फांसी सुनाई गई थी। अगर काकोरी ट्रेन कांड बस जो ट्रेन थी वो सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? लखनऊ जा रही थी। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन था। और 9 अगस्त 1925 की ये क्या है? घटना है। और गोली किसके हाथ से चली थी? तो मनमत गुप्ता के हाथ से। ये धोखे में चली थी गोली। 15वां क्वेश्चन है आवर्त सारणी के समूह 1 में कौन सी ऐसी नर्म धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर कुछ सेकंड के भीतर ही धूमिल हो जाती है? तो ये सोडियम है, जो किसकी वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगती है। जैसे इसे कहाँ रखा जाता? तो मिट्टी के तेल यानी कि कैरोसिन में रखा जाता। किसमें? कैरोसिन में रखा जाता था। और ये धातु जो है इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। और इसकी खोज किसने की? हम्फ्री डेवी ने की। परमाणु जो Na होता है, Na परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। 16वां क्वेश्चन है आँख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों को रूपांतर के लिए जिम्मेदार है? तो ये रेटिना है। और पुतली का जो प्रकाश नियंत्रण जो होता है किससे होता है? तो पुतली से। और रेटिना मस्तिष्क को संकेत पहुंचाती है, संदेश पहुंचाती है। 16वां क्वेश्चन है हेड काउंट जो शब्द है, हेड काउंट जो शब्द है वो गरीबों मतलब व्यक्तियों की संख्या यानी कि अनुपात का उपयोग देश को मापने के लिए किया जाता था। किसका उपयोग मापने के लिए किया जाता? तो गरीबी का उपयोग मापने के लिए किया जाता था। 18वां क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट है को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया? तो ईरान से। किससे? ईरान से। टोटल कितने लोग थे? 29 लोग थे। ईरान के बारे में अगर कुछ देखें, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। मुद्रा की टोमान। और अगर पूछा जाए इसने नूर 3rd उपग्रह लॉन्च किया ईरान ने। और एससीओ का नवीनतम देश भी बना। और खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया? तो ईरान ने किया। 19वां क्वेश्चन है हाल ही में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्लिंग्स द पीस अवार्ड किसे मिला? तो सलमान रुश्दी को मिला। अगर पूछा जाए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे मिला? तो बिहान तिल्लिया को। किसे? बिहान तिल्लिया को। रोडी नेयर अवार्ड 2023 किसे? दीनानाथ राजपूत को। नॉर्मल बोरलोग अवार्ड 2023 किसे? स्वाति नायक को मिला। और 41वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला? तो नरेंद्र मोदी को मिला। 20वां क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ हुआ? अहमदाबाद में आयोजित हुआ, अहमदाबाद में। और विश्व मत्स्य पालन तो 21 नवंबर को हुआ। ग्रैंड स्लैम। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो लास्ट में होता है आज देखेंगे ग्रैंड स्लैम सभी टेनिस की जो प्रतियोगिता है उसके बारे में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ। सबसे पहले कौन होता है? आप बाहू यानी कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर यूएसए। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष में किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। और महिलाओं में किसने? एरिना सबलेंका जो कि बेलारूस की हैं। और मिश्रित युगल की राफेल स्टेफनी की जोड़ी यानी कि लुइसा स्टेफनी और राफेल ने जीती जो कि ब्राज़ील के हैं। फ्रेंच ओपन 2023 देखते हैं। इसमें पुरुष में कौन जीता? तो नोवाक जोकोविच जो पहले भी जीते थे। और महिला में ईगा स्विएटेक जो कि कागे पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन देखते हैं। विंबलडन ओपन कौन जीता? तो पुरुष में कार्लोस अलगराज जीते और महिला में मार्केटा बेद्रसोवा जीती जो कि चेक गणराज्य के हैं। और कार्लोस अलकाराज किसके हैं? तो स्पेन के हैं। लास्ट में होगा यूएस ओपन। तो यूएस ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता जो कि सर्बिया के हैं। और महिला में काको गॉफ हैं। तो 3 तो नोवाक जोकोविच ने जीते। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ये किसने जीते? पुरुष में तो
राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक ने जीते। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है इनका रिवीजन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपका रिवीजन अच्छा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें और एक अच्छा सा भी कमेंट भी करें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।